जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे एएलपी एंड टेक्नीशियन साइंस पीवाईक्यू के दूसरे क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने रेलवे एएलपी एंड टेक्नीशियन पीवाईक्यू का पहला क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करा था। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग वैसे ही कुछ और पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, यह हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां से जाकर के ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। आपका पहला ऑप्शन है घनत्व, दूसरा ऑप्शन है सापेक्षिक घनत्व, तीसरा ऑप्शन है विस्थापन और चौथा ऑप्शन है दाब। बड़े ही आसानी से आप सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हम सबों को मालूम है जो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। सवाल ये है कि गुरुजी ये जो सापेक्षिक घनत्व है ये होता क्या है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग सापेक्षिक घनत्व की बात करते हैं, जब हम लोग सापेक्षिक घनत्व की बात करते हैं तो इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग इंग्लिश में रिलेटिव रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि इसका जो फॉर्मूला है वही इसके लिए क्या है सर, सब कुछ है। आप सभी सापेक्षिक घनत्व के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी सापेक्षिक घनत्व के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है वस्तु का घनत्व, वस्तु का घनत्व बटा जल का घनत्व, वस्तु का घनत्व बटा जल का घनत्व। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका फॉर्मूला है ये किसके लिए है? सापेक्षिक घनत्व के लिए है। मतलब सीधा सीधा हुआ कि जैसे ही हम लोग सापेक्षिक घनत्व की बात करते हैं, मतलब ये कहते हैं कि जो वस्तु का घनत्व है और जो द्रव का घनत्व है यानी कि जल का घनत्व है, इस दोनों की तुलना करते हैं हम लोग। क्योंकि यहाँ पे वस्तु का घनत्व बटा जल का घनत्व लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि वस्तु के घनत्व का जल के घनत्व के साथ तुलना करना सापेक्षिक घनत्व कहलाता है। और यही इसका क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। भाई मेरे आप सबों को मालूम है कि घनत्व किसी का भी हो, यूनिट क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब होगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमने वस्तु का घनत्व लिखा है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, वस्तु का घनत्व। तो जो वस्तु का घनत्व होगा उसका यूनिट क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी वस्तु का घनत्व जो होगा उसका भी यूनिट केजी पर मीटर क्यूब ही होगा। और यहाँ पे जल के घनत्व की बात करेंगे तो इसका भी यूनिट हम लोग क्या लिखेंगे, केजी पर मीटर क्यूब ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? तो आप सबों को मालूम है कि जब हम लोग घनत्व की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी घनत्व का फॉर्मूला होता है मास बटा वॉल्यूम। क्या होता है फॉर्मूला? मास बटा वॉल्यूम। तो मास का यूनिट केजी हो जाता है और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब हो जाता है, तो हम लोग इसको केजी पर मीटर क्यूब कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको वस्तु का घनत्व का यूनिट केजी पर मीटर क्यूब और जल के घनत्व का यूनिट केजी पर मीटर क्यूब मिल गया। दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये तो हमारा एक हो जाएगा, जो कि क्या होगी? आप कहिएगा ये तो एक हमारा शुद्ध संख्या होगा। क्या होगा? एक शुद्ध संख्या होगा। तो हम लोग जो ये कहते हैं कि सापेक्षिक घनत्व का कोई यूनिट नहीं होता है, रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है, इसके पीछे रीजन ये है कि जो सापेक्षिक घनत्व होता है तो इसका जो इकाई है वो दो एक ही जैसे इकाइयों का क्या है, अनुपात है। यानी कि वस्तु का घनत्व मतलब घनत्व और जल का घनत्व मतलब घनत्व, मतलब दो सेम यूनिट का ये क्या है, रेशियो है। दैट्स वाई हम लोग ये कहते हैं कि सापेक्षिक घनत्व का कोई यूनिट नहीं होता है, कोई इकाई नहीं होती है। बात की जाएगी डेंसिटी की, घनत्व की, तो आप कहेंगे मास बटा वॉल्यूम केजी पर मीटर क्यूब। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें यहाँ पे विस्थापन की, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो विस्थापन होता है वो दो बिंदु के बीच एक निश्चित दिशा में तय की गई सूक्ष्मतम दूरी होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें पॉइंट ए की और यहां पे बात करें हम पॉइंट बी की, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के हमारे पास एक रास्ता ये है और दूसरा रास्ता हमारा ये है।
यहां पे हमारा विस्थापन क्या होगा, तो आप कहेंगे दो बिंदु के बीच एक निश्चित डायरेक्शन में जो सूक्ष्मतम दूरी होगी। तो यहां पे तो निश्चित डायरेक्शन नहीं है सर, यहां पे भी चेंज होगा डायरेक्शन, यहां भी चेंज होगा, यहां भी चेंज होगा, फिर यहां भी चेंज होगा, यहां भी चेंज होगा। मतलब यहां पे तो हम विस्थापन की बात नहीं करेंगे, हम लोग कहां पे करेंगे, तो सर ये निश्चित दिशा में यहां पे जा रहा है तो हम लोग इसके विस्थापन की बात करेंगे। यानी कि जो विस्थापन होगा वो हमारा ए और बी के बीच होगा। और मेरे मित्र विस्थापन क्या है, तो आप कहेंगे सर दो बिंदु के बीच की तो लंबाई है, बस यहाँ पे फर्क ये है कि डायरेक्शन है और ये शॉर्टेस्ट है। मतलब साफ है कि जो विस्थापन का यूनिट होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे जो लेंथ का यूनिट है, तो लेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो विस्थापन का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ध्यान देंगे। आपका अगला ऑप्शन है दाब, तो कहने की कोई जरूरत नहीं है। आप सबों को मालूम है कि जब भी हम लोग बात करते हैं प्रेशर की तो क्या कहते हैं कि गुरुजी ये फोर्स बटा एरिया होता है। क्या होता है, फोर्स बटा एरिया, यानी कि बल बटा क्षेत्रफल होता है। और आप सबों को मालूम है कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ध्यान में रखेंगे कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही क्या बोला जाता है, तो सर इसी को पास्कल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पास्कल भी बोला जाता है। और एएलपी एग्जाम में यूनिट एंड डायमेंशन से संबंधित बहुत छोटी छोटी बातों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चूंकि यहां पे आपने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू पास्कल बोला है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एक पास्कल इक्वल टू व्हाट, तो आप झट से जवाब देंगे 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका क्या कहलाएगा, आप कहेंगे 1 पास्कल कहलाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ध्यान दीजिएगा, आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी। ऑप्शन है 10 जूल, दूसरा ऑप्शन है 100 जूल, तीसरा ऑप्शन है 0.01 जूल और चौथा ऑप्शन है 1 जूल। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि आपके एएलपी एग्जाम में यूनिट एंड डायमेंशन से संबंधित छोटी छोटी जानकारी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपको छोटी छोटी जानकारी में महारत हासिल नहीं है तो वहां पे जाकर के फंसना लाजमी है सर, क्योंकि वहां पे आपको सिर्फ एग्जाम ही देना नहीं होता है, अपने रिलेटिव का प्रेशर, अपने फ्रेंड का प्रेशर, 3 साल से जो तैयारी कर रहे हैं और इस तैयारी में जो आपके साथ सहभागिता है उसका प्रेशर, सब का प्रेशर लेके बैठते हैं। तो लाजमी है छोटा सा बात भूल जाइएगा, लेकिन हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जितने भी फॉर्मूलाज हैं फिजिक्स में उनका अपना अपना यूनिट है कहीं ना कहीं, और जो यूनिट है उसको आप अगर अच्छे से ढंग से पढ़े हैं तो किसी भी सिचुएशन में उस टाइप के क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। बहरहाल क्वेश्चन आपसे यह करा जा रहा है कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है, ध्यान दीजिएगा कि बल की दिशा में चल रही है, मतलब कार्य तो ऑब्वियसली धनात्मक होगा। जैसे अगर हम बात करें ये हमारा कोई वस्तु है, ठीक है, और क्वेश्चन के अनुसार इस पे कितना बल लग रहा है, तो सर 1 न्यूटन का बल लग रहा है। एफ हमारा क्या है, 1 न्यूटन। अब ये इधर जो जा रहा है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो सर जी 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि किए गए कार्य की मात्रा क्या होगी। क्या कहिएगा कि गुरुजी यहाँ पे कोई कोण न बन रहा है। कैसे बनेगा, जब बल हम इस पे लगा रहे हैं और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बल की दिशा में वस्तु जा रहा है, तो ये क्या होगा सर, आप कहेंगे सर हॉरिजेंटल, क्षैतिज हो जाएगा। तो कोण की बात नहीं करेंगे, W इक्वल टू एफ एस कहेंगे। मेरे मित्र 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, आप कहिएगा गुरुजी 1 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 1 जूल हो जाएगा। यानी कि आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि किए गए कार्य की मात्रा क्या होगी, आप कहेंगे सर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहां पे चूंकि आपको सारा चीज परोस के दिया गया था, आपने खट से निकाल लिया। अब अगर सवाल आपसे यह पूछा जाए कि जरा सा ये बताओ कि 1 जूल इक्वल टू व्हाट, 1 जूल इक्वल टू व्हाट, तब आप सभी यहां पे चकमा खा जाते हैं। लेकिन आप सबों को चकमा नहीं खाना है। क्या ध्यान में रखना है कि ये जो जूल है, ये जो जूल है ये क्या है हमारा, तो आप कहेंगे गुरुजी ये तो हमारा कार्य का यूनिट है। क्या है, कार्य का यूनिट है। और आप सभी कहते हैं कि गुरुजी अब ये लिखे हैं W इक्वल टू एफ एस, तो भाई ये बताओ कि यहाँ पे F का यूनिट क्या होगा, न्यूटन। ये S क्या है, तो सर विस्थापन है, तो हम लोग उसका यूनिट क्या लेंगे, मीटर। तो मेरे मित्र यहां पे अगर हम ये कहें
कि जो कार्य है उसका यूनिट न्यूटन मीटर होता है, और इसी को चूंकि जूल नामक वैज्ञानिक ने एक्सप्लेन करा था, उसके सम्मान में हम लोग इसका यूनिट जूल बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो हम 1 जूल की बात करेंगे वो किसके बराबर होगा? 1 न्यूटन मीटर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा सर? 1 न्यूटन मीटर के बराबर होगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना होगा। बस फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, यूनिट कैसे निकाला जाता है ये मालूम होना चाहिए। एक तो आप ऐसे ही लगा लेंगे। अब देखिए, इसको एज अ डेफिनेशन आप कैसे कह सकते हैं? अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि बताओ बुआ, इतना दिन से पढ़ रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, 1 जूल का मतलब क्या हुआ? आप कहेंगे मास्टर तो ना पढ़ाया था हमारा। भाई मेरे, 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर है। तो आप ये कह सकते हैं ना कि कार्य जब भी होगा तो साइंस के दृष्टिकोण से विस्थापन होना जरूरी है। अगर विस्थापन नहीं हो रहा है मतलब कार्य नहीं हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगे और वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो जाए, तब जो उस पर किया गया कार्य होगा वो कितना होगा? आप कहेंगे 1 जूल होगा। क्या होगा? 1 जूल होगा। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आप सभी यहां पे देख रहे होंगे। क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली ऊर्जा कौन सी है? पहला ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है उष्मीय ऊर्जा, और चौथा ऑप्शन है गतिज ऊर्जा। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन करा जा रहा है कि जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली ऊर्जा कौन सी होती है? बात किसकी की जा रही है? जल विद्युत गृह की जा रही है। इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग इंग्लिश में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहते हैं बोलचाल के भाषा में। तो सर इसको पन बिजली कहते हैं। कंसेप्ट क्या है? तो बहुत ही छोटा सा, कि पानी से बिजली उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है या पानी से जो बिजली उत्पादित की जाती है उसी को पन बिजली बोला जाता है। मतलब साफ है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हम लोग वाटर का यूटिलाइजेशन किसके लिए करेंगे? तो सर इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए करेंगे। सवाल ये है कि गुरुजी ये होता कैसे है? हम लोगों ने तो कई बार सुना है लेकिन इसको कभी एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए हैं। तो मेरे मित्र, बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। आप सबों को मालूम है कि जो जनरेटर होता है उसको हम लोग मैकेनिकल फोर्स देते हैं, सॉरी यांत्रिक बल देते हैं। किस लिए सर? मैकेनिकल मूवमेंट के लिए, यानी कि यांत्रिक गति के लिए। भाई बात, जनरेटर जो चलाते हो तो उसके जनरेटर का इंजन स्टार्ट करते हो किस लिए? ताकि जो इंजन का शाफ्ट है वो मूव होते रहे। और वो शाफ्ट किसको करेगा? तो सर डायनेमो से अटैच रहता है, और वो डायनेमो का अंदर जो आर्मेचर होगा उसको घुमाएगा। और जब घूमेगा तो आप कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। सिंपल मैकेनिज्म तो यही है। आप कहेंगे बिल्कुल। तो यहां पे जो बेसिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में वाटर का यूज किया जाता है वो टरबाइन के मूवमेंट के लिए किया जाता है। क्योंकि अगर हम इंजन लगा करके बड़ा बड़ा जनरेटर चलाएंगे तो क्या होगा सर? बहुत ज्यादा हमारा फ्यूल खर्चा होगा। अब इतना फ्यूल खर्चा करेंगे तो सर देश का हालत आप देख सकते हैं। तो क्या किया जाता है कि सर वाटर से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है। अब आप सबों को मालूम है कि अगर आप भी कहीं पे बैठे हैं तो आपके अंदर भी ऊर्जा है। देह वाला ऊर्जा ना, फिजिक्स वाला ऊर्जा सर। आपके स्थिति के चलते स्थितिज ऊर्जा होगा आप में। भाई मास तो कुछ ना कुछ होगा, और जहां भी बैठे रहे, खड़ा रहे, जी नीचे की ओर लगेगा। तो जो हम ये कह रहे हैं कि सर वस्तु के स्थिति के चलते ऊर्जा उत्पन्न होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। तो अगर पानी कहीं पे स्टोर है उसमें क्या होगा? आप कहेंगे स्थितिज ऊर्जा होगा। आप कहिएगा कि सर जब पानी स्टोर है तो उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में कैसे होगा? तो सर इसके लिए डैम बना करके पानी को स्टोर किया जाता है। तो जैसे ही पानी स्टोर होगा तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगा। अब जैसे ही बांध को तोड़ा जाएगा तो पानी बहुत तेजी से भागेगा। पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो गई? सर काइनेटिक एनर्जी में। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा? सर टरबाइन को घुमाएगा। और टरबाइन किसको घुमाएगा? तो सर डायनामो के शाफ्ट या पुल्ली को घुमाएगा, जिससे क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। मतलब क्या देख रहे हैं कि वाटर के फ्लो से आपका टरबाइन मूव हुआ, और यही टरबाइन क्या कर रहा है? तो सर डायनेमो से कनेक्ट है, उसको घुमा रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी हमारा प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं गतिज ऊर्जा किस में बदल रहा है? तो सर विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग अपने इस
फिगर पे नजर दौड़ाएं सर, ये छहल रहा है, इस फिगर पे नजर दौड़ाएं तो आप यहां पे क्या देख रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं यहां पे? आप देख रहे हैं सर कि ये जो आपका रिवर है, ये जो यहां पे आपका रिवर है, इसको क्या बोला जाता है? वाटर रिजर्वर बोला जाता है, मतलब जहां पे पानी को स्टोर करके रखा जाता है। अब यहां पे ये डैम बना दिया गया है सर, बांध जिसको हम लोग बोलते हैं। अब चूंकि इसमें वाटर का लेवल यहां है, तो आप सोच सकते हो इसके नीचे से अगर पानी खोला जाएगा तो कितना ज्यादा प्रेशर होगा। तो इसको नीचे से यहां पे क्या किया जा रहा है सर? खोला जा रहा है, इनटेक किया जा रहा है। ये जो है आपका, ये एक फाटक जैसा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर वाटर को कंट्रोल करने वाला कहते हैं, या आप कह सकते हो इनटेक गेट कहते हैं। तो जैसे ही इसको ऊपर उठाया जाएगा सर, पानी सो सो करके यहां चलते आएगा, मतलब पानी का वेलोसिटी ज्यादा होगा। वेलोसिटी ज्यादा होगा तो कौन सी ऊर्जा होगी? आप कहेंगे सर गति के चलते गतिज ऊर्जा होगी। यह गतिज ऊर्जा क्या करेगा? तो सर यहां पे जो जनरेटर का टरबाइन है, इसको मूव करवाएगा, इस पे पड़ते रहेगा और ये गाए गाए नाचते रहेगा सर। और जैसे ही ये नचेगा तो सर जनरेटर का शाफ्ट नचेगा, फिर क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा और धीरे धीरे आपके घर में आ जाएगा सर। ध्यान में रखिएगा कि भारत के घरों में जो बिजली दौड़ती है वो किस आवृत्ति से दौड़ती है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो 50 हर्ट्ज होता है। ये भी क्वेश्चन आपके एएलपी में पूछा गया था, ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। बात में कि यहां पे टरबाइन घुमाया सर और पानी आउटफ्लो यानी कि बाहर निकल गया। तो इतना कहने का मतलब यही है कि अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी में जो एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है उसकी बात करें, तो हम कह सकते हैं कि सर पहले स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलता है और गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। पूरा पूरा आंसर ये होगा कि स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलता है और गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है कि किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो यहां पे यांत्रिक ऊर्जा तो हो नहीं सकता, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा होने के लिए मैकेनिकल एनर्जी के लिए आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों साथ साथ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा जो है वो संयोग है, योग है किसका? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का। यहां पे यांत्रिक ऊर्जा तो हम कहेंगे नहीं। अब सवाल है कि सर स्थितिज ऊर्जा, तो क्या स्थितिज ऊर्जा हम लिख सकते हैं? आप कहेंगे नहीं, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है और गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। क्योंकि यहां पे पूछा जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तो यहां पे रहता स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और फिर विद्युत ऊर्जा, तो सही आंसर था। लेकिन सीधे स्थितिज ऊर्जा है, आप कहेंगे कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली गतिज ऊर्जा किस में बदल रहा है? विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। तो सही आंसर लेके कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जाएगा। आप कहिएगा उष्मीय ऊर्जा क्या होता है? भाई मेरे हीट के चलते जो एनर्जी उत्पन्न होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि मान ले एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से दुगुने हैं। उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी पर से n गुना है। n का मान कितना है? ये चीज आपको बताना है। आपसे यहां पे पूछा जा रहा है कि n कितना है, ये चीज आपको बताना है। बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे कि गुरुजी ये कैसे सॉल्व होगा, ये n क्या है? मेरे मित्र ये n वेन कुछ नहीं है। क्वेश्चन को पढ़िएगा फिर से। कहा जा रहा है कि मान ले एक ग्रह है, मान लीजिए कि कोई ग्रह है XYZ EFC कुछ मान लीजिए सर। अब उसका जो द्रव्यमान और त्रिज्या है वो पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से 2 गुना है। किसका? ग्रह का। फिर क्या कहा जा रहा है कि उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी पर से n गुना है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि n का मान कितना होगा? आप कहेंगे सर पहले तो हमरा ये मालूम करना होगा कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है। तो चला जी, मैंने आपको कई बार बताया है कि पृथ्वी सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो किसके बराबर होता है? तो सर जी GME बटा RE स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? GME बटा RE स्क्वायर के बराबर होता है। ध्यान देंगे कि यहां पे ME क्या है? आप सभी याद रखेंगे, मास ऑफ अर्थ। क्या है? मास ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान है। RE क्या है? तो सर रेडियस ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या है। क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या है। मेरे मित्र आप सभी कहते हैं कि गुरुजी इफ द मास ऑफ अर्थ इज ME एंड द रेडियस ऑफ अर्थ इज RE,
then the value of gravity at the surface of earth is gme बटा re स्क्वायर। मतलब जब पृथ्वी का द्रव्यमान me हो, पृथ्वी की त्रिज्या re हो, तब गुरुत्वीय त्वरण इतना होगा। हमको कहां पे निकालना है? ग्रह पे निकालना है। तो क्या कहेंगे कि गुरुजी माना कि ग्रह पे नहीं सर, ग्रह का, माना कि ग्रह का द्रव्यमान, ग्रह के द्रव्यमान को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? m डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ग्रह का द्रव्यमान क्वेश्चन के अनुसार क्या है? तो गुरुजी दोगुना हो जाता है। किसका? तो सर पृथ्वी के द्रव्यमान का, तो 2me लिख दिए। अब त्रिज्या मान लेते हैं ग्रह की, त्रिज्या को भी हम लोग क्या लिख देते हैं सर? r डैश लिख देते हैं। ये कितना है? तो सर पृथ्वी की त्रिज्या का 2 गुना 2re। अच्छा, जो त्वरण होगा वो आपका जो g डैश होगा ग्रह पे, वो क्या होगा? तो सर इसी के बराबर होगा। बराबर तो होगा, फॉर्मूला यही लगेगा, लेकिन वैल्यू तो ई वाला ना पुट होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पे हम gme के जगह क्या लिख सकते हैं? तो गुरुजी 2me लिख सकते हैं। और re के जगह क्या लिख सकते हैं? तो गुरुजी 2re का स्क्वायर लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि g इक्वल टू 2me बटा 4re स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, अब ध्यान देंगे कि ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो यहां पे हम g डैश इक्वल टू इसको और सजा के हाफ इंटू gme बटा re स्क्वायर लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर शौक से लिख सकते हैं, तो जरा सा आप हमको ये बताइए कि ये जो gme बटा re स्क्वायर है ये क्या है? तो सर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है। मतलब आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि मान ले एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से 2 गुने हैं। उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी पर से n गुना है। n का मान कितना होगा? तो जो ग्रह पे गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का आधा है। मतलब n का मान क्या है? तो सर n इक्वल टू 1/2, n इक्वल टू 1/2। तो सही आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही आसान सा सवाल, मेरे ख्याल से सभी मित्र सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? बहुत ही इजी सा सवाल है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो अल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, बीपी कितना है? 78 डिग्री सेल्सियस है। पूछा जा रहा है कि ये वैल्यू जो है ये केल्विन में कितना होगा? तो मेरे मित्र केल्विन में टेम्परेचर को चेंज करने के लिए क्या करते हैं? तो गुरुजी जो हमारा डिग्री सेल्सियस दिया हुआ रहता है उसमें 273 ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर दीजिए सर। यहां पे हमारा इसको एज अ फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ध्यान में रखिएगा ये तापमान को केल्विन में बदलने के लिए आपका एक सूत्र हो जाएगा, K इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कितना है? 78 प्लस क्या हो जाएगा? 273 जोड़ेंगे तो 8 3 11 7 7 14 1 15 2 1 3 कितना हो गया सर? 351 केल्विन हो गया। मतलब कि सही आंसर कौन लेके जाएगा? तो सर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी लेके जाएगा। मेरे मित्र यहां पे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? अल्कोहल के, किसकी सर? अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट की यानी कि बीपी की, तो हम लोग कहते हैं कि गुरुजी ये जो है ये होता है 78.37 डिग्री सेल्सियस। अप्रॉक्स हम लोग 78 डिग्री सेल्सियस मानते हैं। ठीक इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं इसके एमपी यानी कि मेल्टिंग पॉइंट की, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है -114.1 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अप्रॉक्स हम लोग कितना मानते हैं? तो सर पॉइंट के बाद 1 को तो हम लोग देखते नहीं है, तो हम लोग इसको सीधे -114 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। तो ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यानी कि आपका जो द्रवनांक बिंदु है, पिघलने वाला बिंदु है, और जो उबलने वाला बिंदु है अल्कोहल का, ये भी आप अपने माइंड में रखिएगा, आपके लिए जरूरी है। साथ ही अगर यहां पे आपसे क्वेश्चन ये कहा जाता कि जो वैल्यू है या जो डाटा है उसको हमको किस में चेंज करना है सर? तो सर केल्विन में तो यहां पे चेंज करने के लिए था ही,
अगर आपको डाटा केल्विन में दिया हुआ रहता और उसको बोला जाता डिग्री सेल्सियस में करना है, तब क्या करते? जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल हम यहां पे देना चाहेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस, ए भाई मिठो, 100 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में बदलने के लिए क्या करेंगे? 273 ऐड, तो ये हो गया 373 केल्विन। अब अगर आपको कोई ये कह देता कि ये बताओ कि 473 केल्विन, 473 केल्विन डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, तब आप क्या कहते? आप कहते सर यहां पे डिग्री सेल्सियस से केल्विन में आने के लिए हमने 273 ऐड करा, और यहां पे केल्विन से डिग्री सेल्सियस जाने में हम क्या करेंगे? 273 माइनस करेंगे। माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? आप कहिएगा सर सीधे सीधे 200 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये तो केल्विन और सेल्सियस में रिलेशन था। अगर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन की बात की जाएगी तब आप क्या कहेंगे? तो आप सभी याद रखना कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में रिलेशन होता है क्या? C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। तो इस फॉर्मूला से आप डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, फ़ारेनहाइट को आप डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सही है? जल का विशिष्ट आयतन जब 0 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा दी जाती है तो पहला ऑप्शन है पहले बढ़ता है और फिर घटता है, दूसरा ऑप्शन है पहले घटता है और फिर बढ़ता है, तीसरा ऑप्शन है समान रूप से बढ़ता है, और चौथा ऑप्शन है समान रूप से घटता है। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जल का विशिष्ट आयतन जब 0 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मा दी जाती है तो क्या होता है? मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये बताओ कि ये विशिष्ट आयतन क्या है? ये विशिष्ट आयतन क्या है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका विशिष्ट आयतन है इसी को क्या बोला जाता है? इसी को स्पेसिफिक वॉल्यूम बोला जाता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम बोला जाता है। सवाल ये है कि गुरुजी ये होता क्या है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्रति एकांक द्रव्यमान पे जो आयतन होता है वही क्या कहलाता है? विशिष्ट आयतन कहलाता है। आप सभी चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि प्रति एकांक द्रव्यमान पर या प्रति एकांक द्रव्यमान पे आयतन विशिष्ट आयतन कहलाती है। बहुत ही छोटा सा डेफिनेशन चीजों को समझने के लिए, विशिष्ट आयतन कहलाती है। विशिष्ट आयतन कहलाती है। क्या कहिएगा? कि प्रति एकांक द्रव्यमान पे जो आयतन होगा वही क्या कहलाएगा? विशिष्ट आयतन कहलाएगा। तो सवाल ये है कि सर फॉर्मूला क्या होगा इसका? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो विशिष्ट आयतन है इसको हम लोग फिजिक्स में छोटा वाले v से रिप्रेजेंट करते हैं, या कहीं कहीं पे इसको न्यू भी बोला जाता है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये v इक्वल टू क्या होता है? तो हमने लिखा है प्रति एकांक द्रव्यमान पे आयतन। तो एकांक द्रव्यमान मतलब यूनिट किसकी बात की जा रही है? मास की बात की जा रही है। हम क्या कहेंगे सर तब तो मास नीचे आएगा? बिल्कुल चेला जी, मास क्या होगा? नीचे आएगा। क्या कह रहे हैं? प्रति एकांक द्रव्यमान पे आयतन। तो ये हो जाएगा सर मास नीचे आ गया तो आयतन ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये आपका बड़ा वाला भी होता है। तो जो विशिष्ट आयतन का फॉर्मूला है वो क्या है? v इक्वल टू v/m। v इक्वल टू क्या होता है? v/m। ध्यान दीजिएगा यहां पे v क्या है? v आपका आयतन है। v क्या है? आयतन। m क्या है? तो सर m जो है वो द्रव्यमान है, और ये क्या है? तो गुरुजी ये तो विशिष्ट आयतन। आप क्या देख रहे हैं कि जो विशिष्ट आयतन है वो आयतन बटा द्रव्यमान है, यानी कि प्रति एकांक द्रव्यमान पे आयतन है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? बात करते हैं सीधे घनत्व की, तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी जो घनत्व होता है वो होता है द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन, यानी कि मास बटा वॉल्यूम। क्या होता है सर? मास बटा वॉल्यूम। फॉर्मूला पे आप गौर फरमाइएगा, यहां पे आपने आयतन बटा द्रव्यमान लिखा और यहां पे आपने द्रव्यमान बटा आयतन लिखा। क्या कहिएगा कि गुरुजी विशिष्ट आयतन जो है वो घनत्व का क्या है? तो सर उल्टा है, विलोम है। क्या है सर? उल्टा, यानी कि विलोम है। और आप सबों को मालूम है कि
जल का जल का घनत्व जल का घनत्व मैक्सिमम कितना डिग्री सेल्सियस पे होता है? तो गुरुजी 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। जल का घनत्व मैक्सिमम कितना डिग्री सेल्सियस पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। जब जो विशिष्ट आयतन है वो घनत्व का विलोम है, उल्टा है, तो जहां पे जल का घनत्व सबसे ज्यादा हो रहा है वहां पे जल का विशिष्ट आयतन क्या होगा? आप कहेंगे सबसे कम होगा। तो यह चीज तो हम आपको समझाना चाह रहे थे कि विशिष्ट आयतन घनत्व का उल्टा होता है, और आप लोगों को मालूम है कि जल का घनत्व मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो जाहिर सी बात है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का जो विशिष्ट आयतन होगा वो क्या होगा? आप कहेंगे सर बहुत कम होगा। मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्न में से कौन सही है कि जल का विशिष्ट आयतन जब 0 डिग्री सेल्सियस पर उष्मा दी जाती है, तो आप कह रहे सर 4 डिग्री सेल्सियस पे बहुत कम होगा। मतलब यह हुआ कि इधर 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? तो सर जो कम होगा वहां पे न्यूनतम, यहां पे सर ज्यादा होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो सर इसका जो आयतन है वो क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी जब टेम्परेचर राइज किया जाएगा तो आयतन घटना शुरू हो जाएगा। आयतन क्या होगा सर? घटना शुरू हो जाएगा। और जब 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा तो विशिष्ट आयतन क्या होगा? आप कहेंगे सर और ज्यादा न्यूनतम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस को पार करेंगे तो फिर से आयतन क्या होगा? तो सर बढ़ना शुरू हो जाएगा। कंसेप्ट तो यही था आपका। आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि जल का विशिष्ट आयतन जब 0 डिग्री सेल्सियस पर उष्मा दी जाती है तो क्या होगा? आप कहेंगे पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो सही आंसर आप कहिएगा सर ऑप्शन नंबर बी में ही लिखा हुआ है कि पहले घटेगा और फिर क्या होगा? बढ़ेगा। दैट्स व्हाई आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे आंसर नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है कि एक प्रतिध्वनि 3 सेकंड में वापस आ जाती है। यदि ध्वनि की गति 342 मीटर पर सेकंड है तो स्रोत से परावर्तन सतह की दूरी कितनी है? पहला ऑप्शन है 513 मीटर, दूसरा ऑप्शन 644 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 342 मीटर और चौथा ऑप्शन है 171 मीटर। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये किससे रिलेटेड है? तो सर साउंड से रिलेटेड है। और साउंड में भी कौन सा टॉपिक? तो गुरुजी इको से रिलेटेड। इसमें कहीं से कोई शक नहीं होना चाहिए आप लोगों को कि इको जो है वो ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पे कार्य करता है। इको किस पे कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पे कार्य करता है। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर यहां पे हमारा कोई साउंड प्रोड्यूस करने वाला सोर्स है और यहां पे हमारा कोई अवरोध है और यहां से साउंड अगर निकल रहा है, यहां से साउंड अगर निकल रहा है इस तरह से, तो जाहिर सी बात है कि इस अवरोध से टकरा करके ये रिटर्न भी आएगी। इस अवरोध से टकरा करके ये क्या होगी सर? रिटर्न भी आएगी। मेरे मित्र इसी घटना को तो हम लोग ध्वनि का परावर्तन बोलते हैं और इसी वजह से हम लोगों को गूंज सुनाई पड़ता है। लेकिन जरा सा आप हमको ये बताइए कि जो आपको गूंज सुनाई देता है ध्वनि का किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौटने के बाद, क्या उसके लिए आपको कोई जगह परिवर्तन करना होता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो मेरे मित्र आपके क्वेश्चन में जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है तो आपसे जो ये कहा जाता है कि स्रोत से परावर्तन सतह की दूरी कितनी है, तो यहां पे जो स्रोत से जो आपका स्रोत है वो ये है और जो परावर्तक सतह है वो ये है। तो जो स्रोत से परावर्तक सतह की दूरी होती है वो आपका क्या होता है? तो सर ये होगा यहां से लेकर के यहां तक। लेकिन ध्वनि का जो गमन होता है वो इस परावर्तक सतह और स्रोत के बीच जो दूरी होती है उसके दोगुने दूरी के कवर के दौरान उसका गमन होता है। आप कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं? अरे भाई साउंड एक बार निकल के यहां से ट्रेवल करेगा यहां तक, टकरा के फिर लौटेगा, तो साउंड के द्वारा जो ट्रेवल किया गया दूरी होगा वो क्या होगा? आप कहेंगे दोगुना होगा। किसके? तो सर स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की दूरी का। हम आपको यही समझाना चाह रहे थे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक प्रतिध्वनि 3 सेकंड में वापस आ जाती है, यानी कि टाइम कितना है? 3 सेकंड। यदि ध्वनि की गति 342 मीटर पर सेकंड है, स्पीड कितना है? 342 मीटर पर सेकंड। तो स्रोत से परावर्तन सतह की दूरी निकालें, मतलब स्रोत ये परावर्तक सतह इसके बीच की दूरी क्या होगी ये चीज आपको बताना है। इसके बीच की दूरी क्या होगी ये चीज आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा
कि चूंकि यहां पे बात की जा रही है प्रतिध्वनि की, तो जाहिर सी बात है वो अप एंड डाउन कर लिया होगा। तो यहां पे अगर इस वेग के साथ और इतने टाइम में हम लोग डिस्टेंस कितना कवर हुआ है ये निकालें, तो हम लोग क्या कहेंगे कि गुरुजी डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है चला 342, टाइम कितना है 3, 3 दूना 6, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 1 10, कितना आया सर 1026 मीटर। आप लोग एग्जाम में 1026 मीटर निकालते हैं, ऑप्शन पे जाते हैं, अरे ऑप्शन ही गलत है, आंसर कैसे होगा ये? मेरे मित्र, मैं आपको बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि स्रोत से परावर्तक सतह की दूरी कितनी है, और यहां पे जो स्पीड बताया गया है वो ध्वनि के स्रोत से जाने और टकरा के लौटने की है सर, और उतना देर में ध्वनि जो है आपका वो इसका दोगुना दूरी कवर कर ली है। आपको तो सिंगल दूरी ना निकालना है, तो सिंगल दूरी मतलब क्या हुआ? आप कहेंगे सर मतलब हुआ स्रोत से परावर्तक सतह, स्रोत से परावर्तक सतह की दूरी इक्वल टू क्या लिखिएगा गुरुजी 1026 अब बटा 2 डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 513 मीटर। अब बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेरे मित्र, ऐसे प्रश्न में आप थोड़ा सा अपने माइंड को कंसंट्रेट करेंगे, पहले क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ लेंगे कि पूछा क्या जा रहा है और आपको बताना क्या है, हड़बड़ाना कतई नहीं है सर, और हड़बड़ा के तैयारी भी नहीं करना है। समय लंबा है, सिंसियर हो तो 100% रिजल्ट होगा, सिंसियर नहीं हो तो सर रिजल्ट का गारंटी हम क्या, कोई नहीं ले सकता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बड़ा ही सर आसान सा सवाल ये भी है, पूछा जा रहा है कि पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। मेरे मित्र, पानी से भरे गिलास में सिर्फ नींबू का ही अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई पड़ना ये एक एग्जाम्पल नहीं है। हलवाई की दुकान में जो रस में रसगुल्ला डुबोया हुआ रहता है सर, वो भी आपको वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई पड़ता है। जब आप पानी से भरे बाल्टी में कोई स्टिक रखते हैं तो स्टिक आपको मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। नदी के किनारे आप बैठते हैं और अपना पैर नदी में डालते हैं तो आपका पैर भी थोड़ा सा कर्व दिखाई पड़ता है। तो ये सभी कारण जो आपको ऐसा होने पे दिखाई पड़ता है, दैट्स ऑल आर द ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये सब के सब किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के चलते होता है। और आप सबों को ध्यान में रखना है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो आप कहेंगे प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कुछ मुड़ जाती है, और प्रकाश के किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर जो ये मुड़ने की घटना है, यही हमारा क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा? आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर प्रकाश का अपवर्तन हो जाए। सवाल यह है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होगा? मेरे मित्र, समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने कई बार आपको बताया है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब प्रकाश की किरणों का किसी सतह से टकराकर लौटने की घटना क्या कहलाती है? तो सर प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ध्यान में रखिएगा कि प्रकाश का परावर्तन सेम मीडियम में हो जाता है, लेकिन अपवर्तन सेम मीडियम में ना होगा। अपवर्तन जब भी होगा तो दो माध्यम हमको चाहिए ही चाहिए, और अगर दो माध्यम नहीं है तो फिर हम अपवर्तन की बात ही नहीं करेंगे। अब आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये प्रकाश का आंतरिक परावर्तन क्या है? बहुत नाम सुने हैं लेकिन हम लोग कभी इसको अपने माइंड में नहीं सेट कर पाए हैं। प्रकाश का आंतरिक परावर्तन क्या है? तो चेला जी ध्यान में रखिएगा कि प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब प्रकाश के आंतरिक परावर्तन के लिए दो कंडीशन आपको चाहिए, और यही दोनों कंडीशन आपको याद रखना है। आप कहेंगे कंडीशन क्या है? तो ध्यान दीजिएगा कि जो प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन है इसके लिए जो दो शर्त है, उसमें पहला शर्त यह है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, ये पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है
कि आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। मतलब यह हुआ कि आप सभी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि प्रकाश की किरणें जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है, तब हमको प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना देखने को मिलती। तो सरल शब्दों में याद रखना है, और इसका शर्त भी यही है। तो क्या कहेंगे कि प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा हो जाता है, सॉरी आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है, तब हमको प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना देखने को मिलती। ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक या प्रकाश के आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर ही क्या होता है सर, तो ऑप्टिकल फाइबर डिपेंड होता है, या आप कह सकते हैं कि जो ऑप्टिकल फाइबर है, प्रकाशिक तंतु है, वो प्रकाश के आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पे कार्य करती है। हीरा बहुत ज्यादा चमकीला दिखाई पड़ता है प्रकाश के आंतरिक परावर्तन के चलते। ग्लास का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई पड़ता है सर प्रकाश के आंतरिक परावर्तन के चलते। गर्मी के दिनों में आप रोड पे, सड़कों पे मरीचिका बन के हुए देखते हैं प्रकाश के आंतरिक परावर्तन घटना के चलते। ये सब एग्जाम्पल भी आप अपने माइंड में रखेंगे। अब आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी विवर्तन भी बहुत परेशान करता है, विवर्तन क्या होता है? तो ध्यान में रखिएगा कि विवर्तन को हम लोग डिफ्रैक्शन कहते हैं, यानी कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का विवर्तन। आप कहेंगे सर अंग्रेजी तो हमरो मालूम है, होता क्या है? तो आप जरा सा हमको ये बताइए कि ये हमारा एक टॉर्च है, ध्यान से समझिएगा बातों को सर, बात में गहराई है। ये हमारा टॉर्च है, ये हमारा क्या है सर, टॉर्च है यहां पे, ठीक है। अब इससे अगर हम प्रकाश उत्सर्जित करने की कोशिश करेंगे तो आप कहेंगे सर इस तरह से होगा। अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं कि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट को रख दे रहे हैं। आप कहेंगे सर इसमें कौन नया बात है, छाया बनेगा इधर, अगर कोई पर्दा होगा तो यहां पे हमको छाया दिखाई पड़ेगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि ये जो शैडो बनता है वो किसकी वजह से बनता है, प्रकाश का ऐसा कौन सा गुण है जिसके चलते छाया बनता है, क्वेश्चन पूछा गया है। चला तो आप सभी याद रखेंगे कि प्रकाश का जो रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टीज है, प्रकाश हमेशा सरल रेखीय पथ पर गमन करती है, तो प्रकाश के रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टीज के चलते छाया बनता है। चूंकि प्रकाश यहां भी चाहेगी हम सरल रेखा में गमन करें, लेकिन अवरोध क्या करेगा, उसके मार्ग को डेविएट कर देगा, और इसी डेविएशन के चलते हमको शैडो मिलती है, छाया मिलती है। लेकिन उस शैडो में आप एक और चीज देखते हैं, क्या देखते हैं कि गुरुजी जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, फिजिक्स के भाषा में इसको अवरोध बोला जाता है, तो अवरोध का छाया तो हमको दिखाई पड़ता है, लेकिन अवरोध का जो किनारा वाला भाग होता है उससे लाइट क्या होता है, तो सर हल्का सा टिल्ट हो जाता है और कहां चला जाता है सर, शैडो वाले पार्ट में चला जाता है, छाया वाले पार्ट में चला जाता है। मतलब यह हुआ कि प्रकाश का किसी अवरोध के किनारे से मुड़कर अवरोध के छाया में चले जाने की घटना क्या कहलाती है सर, प्रकाश का विवर्तन, यानी कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। आप कहेंगे सर बहुत लेंदी डेफिनेशन हो गया, कंसेप्ट भी बहुत टफ हो गया। टफ बफ कुछ नहीं है, इतना मालूम है चला कि टॉर्च जलाएंगे और सामने में तो अपन हाथ रख दोगे छाया बनेगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर। मेरे मित्र बस ये ध्यान में रखना है कि अगर ये हमारा टॉर्च है, ये हमारा हाथ है, तो हमारे उंगली से भी तो लाइट थोड़ा सा पास होगा। आप कहेंगे बिल्कुल होगा। तो यहां पे उंगली पे आने के बाद जो लाइट हमारा टिल्ट होगा, यानी कि थोड़ा सा झुकेगा, यही थोड़ा सा झुकाव प्रकाश का विवर्तन कहलाएगा। आप कहेंगे सर एक कोई फोटो वोटो ना रखे हैं, रख लें चला, अब तो स्मार्ट बोर्ड हो गया है, कोशिश तो पूरी रहेगी। देखो अब यहां पे आप सर इसको थोड़ा सा गौर फरमाइए चीजों को, तो आप क्या देख रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है? हाँ दिखाई पड़ रहा है सर। आप देखो कि जो शैडो यहां पे लाइट आ रहा है, अब यहां पे कोई अवरोध है सर, तो सर जो अवरोध है उस अवरोध के किनारे से सर हल्का सा लाइट टिल्ट हो रहा है, और हल्का सा लाइट टिल्ट होते होते आपको इस तरह की छाया दिख रही है। तो ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है व्यू सर, ये प्रकाश का क्या है, विवर्तन है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे एक बहुत ही लॉजिकल बात है। आपने कभी किसी शैडो का, किसी छाया का
जो किनारा वाला भाग होता है उसको तीक्ष्ण देखा है, मतलब तीखा धारदार देखा है? आप कहेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि वहां पे प्रकाश का विवर्तन होता है। ध्यान दीजिएगा, इस शैडो पे, यहां पे जो शैडो देख रहे हैं सर, इसका जो किनारे वाला भाग है वो आपको तीक्ष्ण दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे प्रकाश का विवर्तन हो रहा है, डिफ्रैक्शन हो रहा है। तो क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि छाया की किनारे वाला भाग तीक्ष्ण नहीं होती है, निम्नलिखित में से किस घटना के चलते? आप कहेंगे कि छाया का किनारे वाला भाग तीक्ष्ण नहीं होता है प्रकाश के विवर्तन के चलते। और मेरे मित्र, जब आप किसी टेलीस्कोप वगैरह से स्टार को, तारा को देखते हैं तो तारा का आपको धब्बा नजर आता है, तीक्ष्ण तारा नजर नहीं आता है। इसके वजह से, प्रकाश के विवर्तन के वजह से, यानी कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के वजह से। मेरे ख्याल से आप इस कंसेप्ट को समझ पाए होंगे। और अब इस फोटो का कोई यहां पे यूज भी नहीं है सर। तो आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अरे भाई कहां चल गया हो क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा जा रहा है आपसे? बड़ा ही आसान सा सवाल है सर, कि किसी ऐसे तार के प्रतिरोध क्या होगी जिसमें 2 वोल्ट संभावित विभवांतर लागू किया जाता है और तार के माध्यम से करंट का प्रवाह 1 एम्पियर है। बड़ा ही सरल सा सवाल है। कहिएगा कि गुरुजी V इक्वल टू फॉर्मूला होता है IR, हमसे पूछा जा रहा है क्या? तो तार के माध्यम से करंट का प्रवाह 1 एम्पियर है, विभवांतर इतना, प्रतिरोध ना पूछा जा रहा है। R इक्वल टू V बटा I। तो देख लो चला, V कितना है? 2 वोल्ट, और धारा कितना है? 1। तो प्रतिरोध कितना हो गया सर? प्रतिरोध जो है वो 2 ओम हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ही सरल सा सवाल था, लेकिन एक पॉइंट आप सभी ध्यान में रखेंगे कि दिस रिलेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम ओम्स लॉ। दिस रिलेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम ओम्स लॉ। ये ओम का नियम है, V इक्वल टू IR। अब ध्यान से समझिएगा कि जो R इक्वल टू V बटा I बोले हैं यहां पे, ये R क्या है? तो आपको यहां पे ध्यान में रखना होगा, इट इज ओम्स लॉ कांस्टेंट। ये क्या है? ओम्स लॉ का नियतांक है, ओम्स लॉ का कांस्टेंट है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ओम के नियम का नियतांक है? कहेंगे प्रतिरोध। अगर प्रतिरोध ना रहा ऑप्शन में, आपके ऑप्शन में V इंटू आई, V डिवाइडेड बाय आई, V प्लस आई और V माइनस आई रहा, तब आपका सही आंसर क्या होगा? यहां पे लीजिए, मैं 1 2 3 4 कर दे रहा हूं और आपको बताना है सही आंसर क्या है। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आंसर भी आपके सामने विजिबल हो रहा है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित का सही उत्तर के साथ मिलान कीजिए। एक तरफ आपका कार्य दिया हुआ है चला जी, दूसरा बैटरी, तीसरा शक्ति और चौथा माइक्रोफोन, और आपको मिलान करना है। तो आइए मिलान करते हैं हम लोग। कार्य जो है दूसरे तरफ है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। आप कहेंगे सर ये बैटरी में होता है, काहे? तो बैटरी एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। तो जो आपका बैटरी है वो किसके साथ जाएगा? आप कहेंगे सर ए वाले के साथ जाएगा, यानी कि 2 का आंसर क्या हो गया? तो 2 का आंसर तो हमको ए मिल गया है पहले। अब आइए दूसरा मिलाते हैं सर। कार्य, आप क्या कहेंगे कि गुरुजी कार्य का यूनिट जूल होता है, और जूल चौथा ऑप्शन में है। लीजिए आपका जो पहला जो था ओकर आंसर क्या मिल गया? डी मिल गया, और दूसरा का आंसर क्या मिल गया सर? ए मिल गया। तीसरा है शक्ति, शक्ति के लिए यहां पे क्या दिया हुआ है सर? तो किलोवाट घंटा, शक्ति एक ना यूनिट है। तो लीजिए 3C के साथ मैच कर गया। तो सर यहां पे जो 3 है वो C को लेके चला गया सर। अब कौन बचा? अब बच गया हमारा माइक्रोफोन। आप कहेंगे सर जो बच गया वो B के साथ जाएगा, यानी कि ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। आप सबों को ये भी मालूम होगा। यहाँ पे जो चौथा है, जो आपका चौथा है उसके साथ कौन जाएगा? सर चौथा के साथ B जाएगा, हम तो D लिख रहे हैं, B जाएगा सर। तो देख लीजिए सर, 1 D 2 A 3 C और 4 B, ये तो पहली ऑप्शन में है। सही आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। मेरे मित्र आज के इस सेशन में हम लोग इतना ही क्वेश्चन रखेंगे, और आगे अगर आप सभी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या फिर सेंट्रल लेवल का हो, ALP की तैयारी करना चाहते हैं, जहां कहीं भी आप तैयारी करना चाह रहे हैं वहां पे आपको NCERT पढ़ना ही पढ़ना होता है। और अगर आपके अंदर भी ऐसा लग रहा है कि हमको NCERT 6 से लेकर के 10 तक कवर करना चाहिए, NCERT 6 से लेकर के क्लास 10 तक कवर करना चाहिए,
इसके एक एक थ्योरी को, एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को, तो सर आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस योगदान बैच में। इस योगदान बैच का फी अभी 349 चल रहा है सर, जहां पे आपको एनसीईआरटी 6 से लेकर के 10 तक के सभी टॉपिक कवर कराए जाएंगे। कंसेप्ट जो डिलीवर किया जाएगा वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। चैप्टर वाइज आपको नोट्स दिया जाएगा और चैप्टर वाइज आपका टेस्ट भी होगा, और साथ में स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान मिलेगा आपको, यानी कि आपको एनसीईआरटी को किस तरह से एक नया स्वरूप देना है वो चीज आपको इस बैच में देखने को मिलेगा। तो अगर आपको इच्छा हो कि 6 से लेकर के 10 तक का जो एनसीईआरटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है उसको कवर करना है, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस योगदान बैच में। दोस्तों ये बैच आपको हमारे एप्लीकेशन द लॉजिकल साइंस पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। साथ ही उम्मीद करता हूं कि यहां तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे, और मेरे ख्याल से अब अगर आपको इन सभी टाइप के प्रश्न में से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, साथ ही लाइक कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।